आखिर ये कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट होते क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं, सारे प्रोसीजरल लॉ कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट्स ही क्यों होते हैं। दोस्तों, इन आधारभूत सवालों के जवाब को जाने बिना आप कृपया सीपीसी, सीआरपीसी एवं इंडियन एविडेंस एक्ट में आगे न बढ़ें एवं इन सब आधारभूत सवाल के जवाबों को जानने के लिए आप हमारे चैनल में अंत तक बने रहें। और इस चैनल के माध्यम से मैं पहली बार आप सबों से आग्रह कर रहा हूं, विनय कर रहा हूं कि अगर ये चैनल आपको पसंद आए और लगे कि आप कुछ जान रहे हैं तो इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल में मैं आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हम विधि के लॉ के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है कि लॉ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रोसीजरल लॉ क्या है, कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट्स क्या हैं। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट्स जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का भी एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। अर्थात एक साथ है सब सद है, यानी एक चीज को सुनेंगे तो कई चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम, और मेरा तो ये वादा है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम सब विषयों का आधारभूत जानकारी के साथ साथ उसके तमाम सब्जेक्ट मैटर्स, सारे विषय वस्तु की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ जाने कि लॉ कितने भागों में बटा होता है। तो लॉ में बी सिंपली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, नंबर 1 सब्सटेंटिव लॉ एंड नंबर 2 प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ अर्थात सारभूत विधि और प्रोसीजरल लॉ अर्थात प्रक्रियात्मक विधि। दोस्तों, लॉ क्या है इसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम जिक्र कर लें कि लॉ विच रेगुलेट्स द रिलेशंस ऑफ पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू सोसाइटी। अर्थात विधि वो है जो व्यक्तियों से व्यक्तियों के बीच और व्यक्तियों से समाज के बीच के संबंध को नियमित करता है, विनियमित करता है। तो हमने अभी कहा कि लॉ में भी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ। अर्थात विधि को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पहला सारभूत विधि और दूसरा प्रक्रियात्मक विधि। तो अब हम लोग देखें कि ये सारभूत विधि क्या होता है। तो इट कैन बी सेड दैट सब्सटेंटिव लॉ इज द लॉ विच कन्फर्स powers and rights or imposes duties and liabilities on person, whereas the procedural law deals with the procedure by which those rights, duties and liabilities are enforced in the court ऑफ द लॉ। इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है और इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। सारभूत विधि ऐसी विधि को कहते हैं जो एक साथ दो कार्यों को करती है। एक तो आपको अधिकार और शक्तियां प्रदान करती है और दूसरे आप पर कुछ कर्तव्य एवं दायित्व भी आरोपित करती है। दूसरी ओर प्रक्रियात्मक विधि का तात्पर्य ऐसी प्रक्रियाओं के अनुपालन से है जिसके माध्यम से ये अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को न्यायालय में प्रवर्तित कराया जा सके। अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण देखें तो एक को अगर शांतिपूर्वक रहने का अधिकार प्राप्त है तो उसे दूसरों की शांति में बाधा न पहुंचाने का भी अधिकार है और जिसको हम आप कर्तव्य के रूप में कह सकते हैं। अर्थात उसका ये कर्तव्य है कि वो दूसरों को भी शांतिपूर्वक रहने दे। अब आप जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ अधिकार ही अधिकार मिले हैं, आपको तमाम अधिकार मिल गए हैं और इन अधिकारों को न्यायालय में प्रवर्तित कराने की कोई प्रक्रिया निश्चित न की गई हो, तो इन अधिकारों का क्या मतलब है, इन अधिकारों का अभिप्राय क्या है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रक्रियात्मक विधि, ये प्रोसीजरल लॉ है, ये सप्लीमेंट्री हैं, ये सहायक हैं, ये सारभूत विधियों के सहायक के रूप में काम करते हैं, उसके अनुपूरक के रूप में काम करते हैं। और जब तक इन प्रक्रियाओं का कोई सुनिश्चित रूप न हो तब तक सारभूत विधियों को कार्यान्वित नहीं कराया जा सकता है। आखिर सारभूत विधि कहाँ प्रवर्तित कराए जाएंगे? न्यायालय में प्रवर्तित कराए जाएंगे। न्यायालय में कैसे प्रवर्तित कराए जाएंगे? उसके लिए कोई प्रक्रिया होगी। तो ये प्रोसीजरल लॉ उसी अधिकारों को न्यायालय में प्रवर्तित कराने में मदद करते हैं।
अब हम देखें कि आखिर सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है। तो सबसे पहले सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत पेनल लॉस जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं। पेनल लॉस यानी दंडिक विधि, जैसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो सारे ऑफेंसेस को परिभाषित करती है कि क्या क्या चीज अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये सारे पेनल लॉस हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड फैमिली लॉ, ये सारे भी सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत ही आते हैं। अब प्रोसीड्यूरल लॉ क्या है, तो इसके अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीड्यूर एक्ट आते हैं अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीड्यूर एक्ट अर्थात नागरिक प्रक्रिया संहिता एवं इंडियन एविडेंस एक्ट अर्थात भारतीय साक्ष्य विधि। ये तीनों प्रक्रियात्मक विधियां इसके अंतर्गत आती हैं, जिसका अनुपालन कर सारभूत विधियों को कार्यान्वित कर प्राप्त किया जा सकता है। अभी हमने जिक्र किया ना कि अगर ये प्रक्रियात्मक विधियां न हो तो सारभूत विधियां बिल्कुल शून्य हैं, क्योंकि इन प्रक्रियात्मक विधियों में, इन प्रोसीड्यूरल लॉ में प्रोसीड्यूर्स बताए गए हैं कि इन सारभूत विधियों को न्यायालय में प्रवर्तित कराने के लिए किन प्रक्रियाओं और किन प्रोसीड्यूर्स का पालन किया जाएगा। इसलिए ये सप्लीमेंट्री हैं, उसके सहायक हैं और उसके अनुपूरक हैं। ये तीनों ही प्रोसीजरल लॉ कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट हैं। अब ये कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट क्या होता है, अभी हमने इसका भी जिक्र किया कि ये कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो हम समझें कि ये कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट क्या है। तो टू कंसोलिडेटेड मीन्स टू कलेक्ट all the laws relating to a particular subject and to bring it down to date in order that it may form a useful code applicable to the circumstances existing at the time when the consolidating act is enacted। कहने का मतलब है कि कंसोलिडेशन का हिंदी होता है समेकन अर्थात समेकित या संगठित। तो समेकन का अभिप्राय है कि किसी विषय पर सारे भूत वर्तमान विधियों को एकत्रित कर उन्हें एक क्रम में ऐसा व्यवस्थित करना है ताकि जब इनका समेकन हो तो ये एक अत्यधिक उपयोगी संहिता का रूप ले सके। अब एक यहाँ पर सवाल सिंपल सा उठता है कि सारे प्रोसीजरल लॉ समेकित अर्थात कंसोलिडेटेड ही क्यों होते हैं। तो इसके पीछे एक खास वजह है, और वो वजह ये है कि अगर हम अपने देश की भौगोलिक परिस्थितियों को लेते हैं तो हमारा देश एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र वाला देश रहा है और शुरू से रहा है, और इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक इसका भौगोलिक विस्तार इतना अत्यधिक रहा है कि कोई भी एक लॉ और उसको लागू कराने के लिए कोई भी एक निश्चित प्रक्रिया सारे देश में नहीं रही है। तो अगर ब्रिटिश काल को भी हम लेते हैं तो ब्रिटिश पीरियड में भी प्रेसिडेंसी टाउन के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं थी, मुफस्सिल कोर्ट्स के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं थी, इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट थे, हाई कोर्ट थे, सब के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं थी, और सारे कोर्ट्स में अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा था। तो ये प्रक्रियाएं से एक तरह से विधिक अराजकता फैल गई थी। इनको समेकन करना, इनको कंसोलिडेशन करना, इनको एकत्रित करना, इनको एकत्रित करके कोडिफाइड रूप देना यह अत्यंत आवश्यक हो गया था ताकि विधि की प्रक्रियाओं में एक रूपता बनी रहे, और इसीलिए इन प्रोसीजरल लॉस के कंसोलिडेशन को अनिवार्य किया गया। अब हम देखेंगे कि तीनों प्रोसीजरल कोड समेकित कंसोलिडेटेड कैसे हैं, किस तरह से हैं। तो इसके लिए तीनों कोड के संक्षिप्त इतिहास पर हमको दृष्टिपात करना होगा। अगर सीआरपीसी के इतिहास पर प्रकाश डालें तो पहला दंड प्रक्रिया संहिता जो विधि इतिहास में प्रकट होता है वो 1 जनवरी 1862 को दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में आता है, जिसमें 1869 में निर्णायक संशोधन भी किया जाता है एवं 1872 में दोनों को समाप्त भी कर दिया जाता है।
अब देखें कि विभिन्न हाईकोर्ट्स के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं थी। 1877 का प्रेसिडेंसी कानून था, वो प्रेसिडेंसी कोर्ट्स के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं को निर्धारित करती थी। तो अब इन तीनों विधियों का समेकन 1882 के एक्ट नंबर 10 में किया गया, जो पिछले तीनों को निरसित कर दिया। अब 1882 का ये दंड प्रक्रिया संहिता 16 वर्षों तक प्रभावी रहा, लेकिन 1898 में इसे भी निरसित कर 1898 के एक्ट 5 के रूप में कंसोलिडेट किया गया जी। और उसमें भी 1923 के एक्ट 23 एवं 1955 के एक्ट 26 के द्वारा मूलभूत परिवर्तन लाए गए, लेकिन ये भी समय के अनुसार अप्रासंगिक हो गए, अतएव इसे भी बदलने के लिए पूरा दबाव था। अतः विधि आयोग ने, जो जेल कपूर के नेतृत्व में गठित की गई, एक विस्तृत रिपोर्ट अपनी 41वीं विधि आयोग के रिपोर्ट में दिया और अंततः ये सितंबर 1969 में प्रकाश में आया। अंततः सरकार द्वारा इसका विस्तृत परीक्षण के पश्चात संसद द्वारा पारित कर दिया गया, जिसे अंततः 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गया एवं 1 अप्रैल 1974 से ये प्रभावी हो गया। इस तरह एक लंबी अवधि के पश्चात पूर्व में प्रचलित तमाम विधियों को, जो दंड प्रक्रिया से संबंधित थे, उनकी विशिष्टताओं को लेते हुए, अपनाते हुए, नवीन परिस्थितियों के अनुरूप जो भी जरूरी था उसमें मिलाते हुए, उसे समेकन करके कंसोलिडेशन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता CRPC को प्रकाश में लाया गया। दोस्तों, इसी तरह नागरिक प्रक्रिया संहिता अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड का प्रस्तावना ही कहता है कि इस संहिता का उद्देश्य नागरिक प्रक्रिया से संबद्ध विधियों का समेकन एवं संशोधन करना है, अर्थात कंसोलिडेट एवं अमेंड करना है। इसी संदर्भ में एक प्रेम लाला नाहटा चांदी प्रसाद सिकरिया के केस में, AIR 2007 के केस में बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये नागरिक प्रक्रिया संहिता नागरिक न्यायालयों हेतु उससे संबद्ध तमाम प्रक्रियाओं का समेकन अर्थात कंसोलिडेशन एवं अमेंडमेंट अर्थात संशोधन करता है। 1859 के पहले तो दीवानी प्रक्रिया संहिता से संबंध कोई एक रूप संहिता नहीं न थी। देश के विभिन्न भागों में इस संबंध में भिन्न भिन्न कानून थे। अतः इस कमी को दूर करने के लिए ही 1859 में पहला दीवानी प्रक्रिया संहिता अधिनियमित किया गया। परंतु ये जो अधिनियमित किया गया, ये भी प्रेसिडेंसी टाउन के कोर्ट में लागू नहीं होते थे, मुफस्सिल कोर्ट के छोटे छोटे वादों में लागू नहीं होते थे। अतः एक नया कोड 1877 में बना और फिर एक नया कोड 1882 में बना, जिसमें समय समय पर संशोधन किया जाता रहा। अंततः 1908 में वर्तमान नागरिक प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई, लेकिन इसमें भी 1976 में संशोधन किया गया और वो भी पूर्ण न रहा। तो मालीमत कमेटी के रिपोर्ट के द्वारा और उसमें सुझाए गए सुझावों के आधार पर 1999 एवं 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि नागरिक प्रक्रिया संहिता भी कंसोलिडेटेड अर्थात उसका भी समेकन और तमाम प्रक्रियात्मक विधियां जो पहले से चली आ रही थी उनका एकत्रीकरण करके, इसका समेकन अर्थात कंसोलिडेट करके 1908 में एक विधि का एक समग्र विधि का रूप दिया गया और उसमें भी अभी निरंतर संशोधन जारी है। और अगर इसी तरह भारतीय साक्ष्य विधि इंडियन एविडेंस एक्ट के संदर्भ में देखें तो वो भी कोई संगठित विधि न थी। प्रेसिडेंसी टाउन के शहर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास के कोर्ट, ये सारे कोर्ट रॉयल चार्टर के द्वारा संस्थापित किए गए थे और वो कोर्ट क्या करते थे कि इंग्लिश नियमों का पालन करते थे। और प्रेसिडेंसी शहर के बाहर विधि तो और भी अस्पष्ट था। मुफस्सिल कोर्ट तो इस इंग्लिश विधि को भी नहीं मानता था एवं हिंदू और मुस्लिम विधि के जो परंपरागत नियम थे उसको भी नहीं मानता था। तो भारतीय साक्ष्य विधि 1872 के संदर्भ में जो अत्यंत महत्वपूर्ण घटना आई वो थी भारतीय विधि आयुक्त सर हेनरी जेम्स समर मेन के द्वारा बनाया गया पहला प्रलेख। सर
हेनरी जेम्स मेन। आपने इन हेनरी मेन के बारे में पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र में, जो हिस्टोरिकल स्कूल के एक बड़े प्रख्यात प्रणेता थे, जिन्होंने स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको बताने के क्रम में जो भी महत्वपूर्ण चीज आए उसके संदर्भ में आपको जानकारी देते चलें, जिससे एक तुलनात्मक अध्ययन का स्वरूप बना रहे। लेकिन हेनरी मेन के द्वारा बनाया गया ये प्रलेख पास ही नहीं हो सका। तब दूसरा विधेयक फिट्जेम्स स्टीफेन के द्वारा बनाया गया, जो 1871 में बना एवं 1872 में भारतीय साक्ष्य विधि के रूप में प्रकाश में आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों प्रक्रियात्मक विधियों अर्थात प्रोसीजरल लॉज कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट्स हैं, जब तमाम विधियों को संग्रहित कर एकत्रित कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधनों सहित समेकित किया गया, उसका कंसोलिडेशन किया गया और उसको एक रूप दिया गया। तो इस तरह से ये प्रक्रियात्मक विधि, और इसलिए ये प्रक्रियात्मक विधि कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट्स होते हैं। दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, अगर ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर अक्सर देखते रहिए। हमारा वादा है कि मैं इस चैनल के माध्यम से न सिर्फ विधि, न सिर्फ लॉ, बल्कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस के लिए भी सारे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।